Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आज मैं आपके बीच में लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 7 से वायुमंडलीय दाब परिसंचरण। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। आइए हमारे साथ आप भी रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समुद्र तल पर मानक वायुदाब होता है। तो समुद्र तल पर मानक वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। वायुदाब के मापन की सही इकाई है मिलीबार। वायुदाब का सतत अभिलेखन किस यंत्र से होता है? तो बैरोग्राफ से। निम्न में से किस वायुदाब पेटी की उत्पत्ति गतिज है? तो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी गतिज है। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन। कोरियालिस बल के उत्पन्न होने का कारण क्या है? कोरियालिस बल के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है? तो भू विक्षेपी पवन। उत्तरी गोलार्ध में खड़े हुए प्रेक्षक के जिसका पृष्ठभाग बाद की ओर है, बाईं ओर कम दाब और दाईं ओर अधिक दाब होता है, वह किस एक का अनुसार है? तो बायस बेलेट के नियम के अनुसार। फेरल नियम किससे संबंध में है? तो जो फेरल का नियम है गोलार्धों में पवन की वेग की दिशा से है। पछुआ पवनों में सबसे ज़्यादा गति पाई जाती है महासागरों पर दक्षिणी गोलार्ध में। निम्न में से गरजता चालीसा के नाम से भी जानी जाती है पछुआ पवने को। ऊपर उठती हुई भूमध्य रेखीय वायु तथा नीचे बैठती हुई उपोष्ण वायु के मध्यस्थ क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो हर्डले कोश। उपोष्ण जेट धारा की ऊंचाई है जो 7100 से 1 मीटर ऊंचा है। उपोष्ण जेट धारा की ऊंचाई 7100 से 9100 मीटर है। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है? तो 20 अंश से 35 अंश उत्तरी अक्षांश। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती है? तो 20 से 35 अंश अक्षांशों के बीच घटती बढ़ती हैं। एल नीनो जैसी जटिल मौसमी का संबंध किस समुद्री धारा से है? तो पेरुवियन धारा से है। ला नीनो की घटना घटित होती है दक्षिणी प्रशांत महासागर है। दक्षिणी दोलन का संबंध किस समुद्री भाग से? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के समुद्री भाग से है। उष्णवताग्र का औसत ढाल कितना होता है? तो 100 से 400 के बीच में। जो उष्णवताग्र का औसत ढाल 100 से 400 के बीच में होता है। पीटरसन ने उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की वायुराशियां बताई हैं? तो 6 प्रकार की वायुराशियां बताई है। बर्गरान ने अपने भौगोलिक वायुराशि के वर्गीकरण में किस अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग नहीं किया है? तो बी। यूरोप में ध्रुवीय वायुराशियों का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? तो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक, इन सभी क्षेत्रों में होता है। भारत में ध्रुवीय महाद्वीपीय वायुराशियों का प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो वामावर्त। इस क्वेश्चन को आप पुनः देख लें
कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो इसमें दिया है वामावर्त, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन के बाद चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? तो वताग्र के द्वारा। जब किसी शीतोष्ण चक्रवात का शीत वताग्र किसी स्थान से गुजरता है तब वायु दाब बढ़ता है। वो कपासवर्षी वेगों से तीव्र वर्षा होती है। वायु दाब बढ़ता हुआ कपासवर्षी मेघों से तीव्र वर्षा होती है। बर्कनीज के सिद्धांत का संबंध है शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से। शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से जो बर्कनीज का सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित है। बर्कनीज ने शीतोष्ण चक्रवात के जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 6। बर्कनीज ने शीतोष्ण चक्रवातों के जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 6। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है संघनन की गुप्त ऊष्मा। उष्ण चक्रवातों के विकास की आदर्श दशाएं मिलती है उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भागों में। भूमध्य रेखा के निकट कटिबंधीय चक्रवातों के अभाव में क्या कारण है? तो कोरियालिस बल की कमी का। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर जाने पर वायुभार में 1 मिलीबार की कमी आती है? तो प्रत्येक 30 फुट पर। प्रत्येक 30 फुट पर 1 मिलीबार की कमी आती है। उपोष्ण उच्च दाब जिसके कारण बनता है वह है अवरोही वायु। उपोष्ण उच्च दाब जिसके कारण बनता है वह है अवरोही वायु। निम्नलिखित में से किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं? तो क्षीण कोरियालिस। किसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के निकट नहीं आते हैं? तो वह है क्षीण कोरियालिस का। पवनों में विक्षोभ का नियम फेरल का नियम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है? तो उच्च एवं निम्न दाब पेटियां। प्रचलित पवन पेटियों के लिए उत्तरदायी है उच्च एवं निम्न दाब पेटियां। व्यापारिक हवाओं के अभिसरण का क्षेत्र कहलाता है ITCZ। व्यापारिक हवाओं के अभिसरण का क्षेत्र कहलाता है ITCZ। डोल ड्रम में से किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण। डोल ड्रम किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? तो 5 अंश उत्तर से 5 अंश दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं। अंध महासागरीय उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं हैडल कोष। हैडल सेल में आरोही पवन पाई जाती है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में ITCZ। हैडले के द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के बीच तापमान में अंतर। ध्रुवीय वाताग्री या पोलर फ्रंटल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से। ध्रुवीय वाताग्री पोलर फ्रंटल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित है। अधिवृष्टि वाताग्र बनता है जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर जाता है। अधिवृष्टि वाताग्र बनता है जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र के ऊपर जाता है। शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है बर्कनीज ने। क्वेश्चन नंबर 45, वायुराशि की कौन सी प्रकृति समान होती है?
तो कह रहे तापक्रम, आर्द्रता, भौतिक व गुण ये सभी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रभंजन अस्पष्टता अविद्यमान रहते हैं? तो दक्षिण पूर्वी प्रशांत तट पर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसने शीतोष्ण चक्रवात की वर्गीकरण किया है? तो हम्पी ने। शीतोष्ण चक्रवात का वर्गीकरण हम्पी ने किया है। ध्रुवीय अग्र संबंध होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उद्भव से ध्रुवीय अग्र संबंध होता है। चक्षु निम्न में से किसकी संरचनात्मक विशेषता है? चक्षु उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचनात्मक विशेषता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चक्षु केंद्र की विशेषता है निम्नतम वायुदाब, निम्नतम वर्षा। बिली बिली उष्ण चक्रवात आते हैं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। निम्न में से कौन सा एक कारण दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अनुपस्थिति के लिए उत्तरदायी है? तापमान 27 अंश सेल्सियस से कम। प्रति चक्रवात में ऊर्ध्वाधर वायु प्रवाह निम्नलिखित में से फलीभूत होता है ऊपरी रूपांतरण से। कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कह रहे कि जो बी है वो सही नहीं है। जो सही है उसको देखते हैं। ब्लिजार्ड कनाडा, हरमट्टन नाइजर, पैम्पर्स अर्जेंटीना, ब्रिक फील्डर्स ऑस्ट्रेलिया है। ध्रुवीय जेट धारा पोलर जेट स्ट्रीम के बीच में कौन सा कथन सही है? तो इसका वेग ग्रीष्म काल में अधिक होता है। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित सही तथ्य नहीं है? तो विषुवत रेखा पर उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो 57 का सी। जेट सरिताएं क्षोभ सीमा के तुंग के निकट अवस्थित होती है। ध्रुवीय वताग्र जेट सरिता वर्ष व्यापी होती है, जबकि उपोष्ण जल सरिता शीतकाल केंद्रीय अर्धवर्ष में ही उग्र होती है। ध्रुवीय वताग्र जेट सरिता वर्ष व्यापी होती है, जबकि उपोष्ण जल सरिता शीतकाल केंद्रित अर्धवर्ष में ही उग्र होती है। तो इस प्रकार 57 का सी सही है। 58 का इसमें मिलान करने हैं तो 58 का सी। शांत मेखला जो है कि 3 का ए है। विषुवत रेखी पछुआ पवन 1 का बी है। विक्षेप बल जी 43 बल है। 4 का सी है। गरस्ता चलीसा पछुआ पवन है। 2 का डी है। हरमट्टन डॉक्टर से इससे संबंधित 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59 का कह रहे कौन सा कथन सही है? तो कह रहे 59 का ए। तो इसमें ग्रही पवन 43 बल से प्रभावित है। तो इस प्रकार 59 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो बी। 60 का बी है। उस जो प्रति चक्रवात है केंद्र में उच्च दाब होता है। इसके आगमन के साथ स्वच्छ तथा व्यवस्थित मौसम का आगमन होता है। इसके आगमन के साथ स्वच्छ तथा व्यवस्थित मौसम का आगमन होता है। तो 60 का बी है। 2 और 3। 61 का बी सही है। इसमें मिलान करना है तो 4 का ए है। हरमट्टन नाइजीरिया। 3 का बी है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। 2 का सी है। तो 2 का सी। तो इसके बाद जो है कि पाकिस्तान लू और डी का 1 है। तो ट्यूनीशिया चिली लू पाकिस्तान
और नॉर्वेस्टर जो है कि कौन सा है, 3 का बी है, न्यूजीलैंड। और हरमट्टन नाइजीरिया। तो इस प्रकार 61 का बी है। 62 का जो है कि कौन सा कथन सही है, तो ये इसका ए सही है, जिसमें पहला सही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल उन्हीं महासागरीय क्षेत्रों में बनते हैं जहां समुद्री तापमान 33 अंश सेल्सियस से अधिक होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो कह रहे हैं कि 63 का डी। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात द्वारा पछुआ पवन की सामान्य विशेषताएं व्यापक रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। मध्य अक्षांशों में पछुआ पवन सर्वाधिक प्रभावी पवन तंत्र है। दक्षिणी गोलार्धों में पछुआ पवन अधिक तीक्ष्ण होती है। तो इस प्रकार 63 का 1, 2, 3 तीनों सही है। फिर से देख ले, 63 का डी इम्पॉर्टेंट है। तो चक्रवात तथा प्रति चक्रवात द्वारा पछुआ पवन की सामान्य विशेषताएं व्यापक रूप में परिवर्तित हो जाती है। मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनें सर्वाधिक प्रभावी पवन तंत्र है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक तीक्ष्ण होती है। इस प्रकार 63 का डी सही है। 64 कह रहे कौन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो कह रहे कि 64 का बी, केवल दूसरा सही है। पश्चिमी पवनों में वायु का प्रवाह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं से निम्न दाब के शीतोष्ण क्षेत्र की ओर होता है। पश्चिमी पवनों में वायु का प्रवाह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं से निम्न दाब के शीतोष्ण क्षेत्र की ओर होता है। तो इसके बाद 64 का बी सही है। 65 का कह रहे कौन सा कथन सही है, विचार करें, तो कह रहे कि डी सही है। इसमें विषुवत रेखा पर व्यापारिक पवनों का विसरण होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की दिशा उत्तर पश्चिम होती है। गरजने वाला चालीसा 40 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो इस प्रकार तीनों सही है। 66 में मिलान करना है, तो इसका 66 का ए सही है, जिसमें 4 का ए है। जो भू विक्षेपी पवन है वो समदाब रेखाओं के समानांतर है और उच्च वेग वाली ऊपरी क्षोभ मंडली पवन जेट प्रवाह कहलाती है। और स्थानीय पवनें फान पवनें हैं। और जो है कि दूसरा का डी है, क्या है, दूसरा का डी वायु का चक्राकार गति हरिकेन है। तो इस एक प्रकार फिर से देख ले, 66 का ए है, 4 का ए है समदाब रेखाओं के समांतर भू विक्षेपी पवन, 3 का बी है जो जेट प्रवाह उच्च वेग वाली ऊपरी क्षोभ मंडली पवन, 1 का सी स्थानीय पवनें फान पवनें, और 2 का डी क्या है, 2 का डी वायु के चक्राकार गति हरिकेन। तो इस प्रकार 66 का ये सही है। 67 का ए सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुव बिंदु की गतिशील धरातल हवाओं का काल्पनिक विश्वव्यापी रूप क्या है, तो डोलड्रम व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं। व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी हवा। क्वेश्चन नंबर 68 का कौन सा कथन सही है, तो डी। हैडली सेल ऊष्मा चालित वायुमंडलीय परिसंचरण का लक्षण है। तो हमने पढ़ा कि 68 में कौन सा कथन सही है, तो कह रहे डी। हैडली सेल ऊष्मा चालित वायुमंडलीय परिसंचरण का लक्षण है। ऊष्मादीप नगरीय क्षेत्रों से विशिष्ट रात्रि काल से संबंध तापमान परिघटना है। आरोही पवन एक स्थानीय पवन है जो अपराह्न में विशेषकर ग्रीष्मकाल में घाटी में बहती है। आरोही पवन एक स्थानीय पवन है जो अपराह्न में विशेषकर ग्रीष्मकाल में घाटी में बहती है। एक बार फिर से देख लें, 68 का कथन जो है कि डी सही है।
हैडली सेल ऊष्मा चालित वायुमंडलीय परिसंचरण का लक्षण है। ऊष्मादीप नगरीय क्षेत्रों से विशेषतर रात्रिकाल से संबंधित तापमान परिघटना है। आरोही पवन एक स्थानीय पवन है जो अपराह्न में विशेषकर ग्रीष्मकाल में घाटी में बहती है। तो इस पर 68 का डी सही है। 69 का कह रहा है कि कौन सा है, तो ए भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतह की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न है। डोलड्रम व्यापारिक पवन, पछुआ वायु, पूर्वी वायु, पछुआ वायु, पूर्वी वायु। क्वेश्चन नंबर 70, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में विचार कीजिए। वायुमंडलीय महासागरीय दशाओं पर विचार कीजिए। कह रहे 70 का डी है, जिसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वायुमंडलीय महासागरीय दशाओं पर उच्च सापेक्ष आर्द्रता, विषुवत रेखा से 5 अंश अक्षांश दूरी स्थित गर्म समुद्री तापमान। तो इस प्रकार 70 का डी है। 71, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो शीत ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु सन्नति और उष्णकटिबंधीय समुद्री वायु सन्नति के अपसरण से होती है। शीत ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु सन्नति एक उष्णकटिबंधीय समुद्री वायु सन्नति के अभिसरण से है। तो 71 का ए सही है। 72 का कह रहे कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि सी पहला दूसरा। उपोष्ण उच्च दाब यह पृथ्वी घूर्णन और उच्चतर तुंगताओं से हवाओं के अवतरण से प्रभावित होती है। यह गतिकतः प्रवृत्त और प्रति चक्रवाती दशाओं की विशेषताओं वाली है। इस प्रकार 72 का सी से। 73 में कह रहे हैं कि मैच करना है। 3 का ए उच्च भूमि में स्थित शीत वायु का प्रवाह कैटाबेटिक विंड है। उच्च भूमि में स्थित शीत वायु का प्रवाह कैटाबेटिक विंड है। जो है कि गर्म शुष्क वायु का राकी पर्वतों की पूर्वी ढलान की ओर बहना चिनोक पवन। दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क वायु क्या होता है? तो गर्म शुष्क वायु ये 2 का सी है, सांटाना। दक्षिणी गर्म शुष्क वायु सांटाना। 4 का डी। तो आल्प्स के पूर्वी ढलान पर बहने वाली गर्म शुष्क वायु क्या कहलाती है? तो फॉन। तो इस प्रकार 73 का बी सही है। कैटाबेटिक विंड 3 का ये है उच्च भूमि में स्थित शीत वायु का प्रवाह। 1 का बी है गर्म शुष्क वायु का राकी पर्वत के पूर्वी ढलान की ओर बहना चिनूक। और 2 का सी है सांटाना दक्षिणी कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क वायु है। 4 का डी आल्प्स के पूर्वी ढलानों में बहने वाली गर्म शुष्क वायु राशि क्या होता है? 4 का डी। तो इस प्रकार फॉन आल्प्स के पूर्वी ढलान बहने वाली गर्म शुष्क वायु। 73 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहे हैं कि सी से असत्य है। जो सही उसको देखते हैं। ये दोनों गोलार्धों में 35 से 60 अंश अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों की संचार व्यवस्था से संबंधित है। फेरल कोश का 35 से 60 अंश अक्षांशों के बीच है। इसमें धरातल के समीप वायु ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। इसमें वायुमंडल का ऊपरी संचार भूमध्य रेखा की तरफ होता है। तो 74 का सी गलत है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है सी। इसमें पहला दोनों सही देख लेते हैं। उपोष्ण जेट प्रवाह पूरे वर्ष विद्यमान होता है, परंतु ध्रुवीय वाताग्र जेट प्रवाह केवल शीतकाल में केंद्रीय अर्धवास में ही तीव्र होता है। और विषुवतीय निम्न आईटीसी जेट का जनवरी में दक्षिणी गोलार्ध में
उसके जुलाई में उत्तरी गोलार्धों में अभिगमन की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार जो है कि 75 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 75 को एक बार फिर देख लें क्योंकि इम्पोर्टेंट लग रहा है। इसमें दोनों सही है। तो पहला है कह रहे कि उपोष्ण जेट प्रवाह पूरे वर्ष विद्यमान होता है, परंतु ध्रुवीय वाताग्र जेट प्रवाह केवल शीतकाल पर केंद्रीय अर्धवर्ष में ही तीव्र होता है। विषुवतीय निम्नक का जनवरी में दक्षिणी गोलार्ध में अभिगमन उसके जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में अभिगमन की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो 75 का सी सही। 76 का ए सही है। 3 का ए बिली ऑस्ट्रेलिया है। जो ब्रिक फील्डर है वो शायद न्यूजीलैंड है, उसको देख लीजिएगा, पीछे में बताए थे, अभी याद आ रहा है। हरिकेन 4 का बी है, तो हरिकेन यूएसए है। 2 का सी टाइफून चीन और 1 का डी टाइफून जापान। तो 76 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में सही है। तो कह रहा 77 का भी सही है। ये अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ से संबंधित है। जो है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहे कौन सा कथन सही है। तो कह रहे केवल पहला। उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब प्रदेश में प्रति चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक आम है और वो विषुवतीय प्रदेशों में लगभग अनुपस्थित होती है। फिर इसके बाद 79 का भी मिलान करना है। तो इसका 79 का डी सही है। तो 3 का ए है। रूस बुरान कहाँ चलता है, रूस। 2 का बी। तो 22 फ्रांस। फिर इसके बाद 4 का सी। तो ब्राज़ील फ्राइजेम और 1 का डी अर्जेंटीना पैम्पेरो बुरान रूस। 22 जो है कि दूसरा है 22 फ्रांस और फ्राइजेम जो है कि 4 ब्राज़ील है। अब पैम्पेरो जो है कि अर्जेंटीना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन सही है। तो कह रहे हैं कि सी दूसरा और तीसरा। जेट धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती हैं। समांतर जेट धारा हजारों किलोमीटर लंबी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है। तो 80 का सी सही है। निम्नलिखित क्षेत्रीय दाब कटिबंधों का सही अनुक्रम क्या है। तो कह रहे हैं कि सी, जिसमें दूसरा पहले विषुवतीय निम्न, फिर इसके बाद चौथा उपोष्ण उच्च, फिर पहला उपध्रुवीय निम्न और तीसरा ध्रुवीय उच्च। तो इस प्रकार 81 का सी सही है। 82 कौन सा कथन सही है। तो कह रहे डी, उपरोक्त सभी जेट प्रवाह के संबंध में सही है। तो कह रहे कि शीत ऋतु में जेट प्रवाह सर्वाधिक विकसित होते हैं। सही है। जेट प्रवाह प्रायः दोलन विकसित करते हैं। जेट प्रवाह हमारे धरातली मौसम को अधिक प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि 42 का डी सही है। फिर 83 का देखते हैं। इसमें मिलान करना है। 4 का ई है, आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र ई है। 1 का बी अंटार्कटिक का टी और 2 का सी भूमध्य रेखीय ई। 3 का डी। तो इसमें मिलान करना है। तो कर 4 का ए है आर्कटिक ई, 1 का बी है और अंटार्कटिक टी, फिर इसका 2 का सी है भूमध्य रेखीय ए है। तो हमने देखा 83 का डी सही है, जिसमें 4 का ए है, 1 का बी है
अंटार्कटिक टी है। फिर इसके बाद 2 का सी है, भूमध्यरेखीय ए, और 3 का डी है, उष्णकटिबंधीय ए डबल ए है। तो इस प्रकार 83 का डी से है। 84 स्थानीय पवन फान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में है। तो पहला तीसरा, यह गर्म है और जो है कि इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि दूसरा, वे वर्ष की एक विशेष समयावधि तक सीमित रहते हैं, मुख्यतः गर्मियों में और सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर संचलन करते हैं। वर्ष की एक विशेष समयावधि तक सीमित रहते हैं, गर्मियों में और सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की डायरेक्शन। चिनूक क्या है? तो कह रहे कि चिनूक उष्ण शुष्क पवन है जो उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों के नीचे को बहती है। व्यापारिक पवनों के संबंध में विचार कीजिए। तो कह रहे तीनों सही है। वे अक्षांश से शांत कटिबंध की ओर प्रवाहित होती है, इनकी दिशा और शक्ति नियत रहती है, इनके द्वारा कभी कभी गहन वातावरण का निर्माण होता है। तो 87 का डी सही है। तो क्या है? 87 का डी है, तीनों सही है। इनकी दिशा और शक्तियाँ नियत रहती है, इनके द्वारा कभी कभी गहन गर्तों का निर्माण होता है। तो 87 का जो है कि डी सही है। फिर इसके बाद 88, जेट स्ट्रीम के संबंध कौन सा कथन असत्य है? तो कह रहे कि 88 की डी जो सत्य उसको देखते हैं। जेट क्षोभ सीमा के समीप प्रवाहित होती है, इसकी गति 30 मीटर प्रति सेकंड से अधिक एवं पथ सर्पिलाकार होता है, इनके चारों ओर प्रखर ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वायु कर्तन पाया जाता है। इस प्रकार 88 की डी। 89, कौन सा कथन सही है? तो कह रहे बी, कुल दूसरा, सिरोको उत्तरी अफ्रीका के तट पर बहने वाली एक शुष्क पवन। हम पढ़ रहे हैं 87 का डी हो कि कौन सा कथन सही है? तो ये जो है कि 87 का डी में देखें तीनों सही। ये अक्षांश अक्षांश से शांत कटिबंधों की ओर प्रवाहित होती है, इसकी दिशा और शक्ति नियत रहती है, इन्हीं के द्वारा कभी कभी गहन वातावरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार 87 का डी सही है। 88, जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति में सहायक है, ये गलत है। जो सही है देखिए, ये क्षोभ सीमा के समीप प्रवाहित होती है, इसकी गति 30 मीटर प्रति सेकंड अधिक और पथ सर्पिलाकार होता है। तो इस प्रकार हमने 88 का क्या देखा कि डी सही है। ये जो है कि गलत और बाकी सभी सही है। 89 का देखते कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि केवल दूसरा, सिरोको उत्तरी अफ्रीका के तट पर बहने वाली उष्ण शुष्क पवन है। उत्तरी अफ्रीका के तट पर बहने वाली उष्ण शुष्क पवन है सिरोको। तो क्या है कि 89 का डी सही है, बी सही है। 90 का इसमें मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए दिया है तो 3 का ए, पश्चिमी पवन फेरल का नियम है, ठीक है। 4 का बी, और हेडली सेल जो है देखो 3 का ए हो गया, 4 का बी है, हेडली सेल व्यापारिक वाय। 2 का सी है, पूर्वी पवन जो है पोलर सेल है। 1 का डी, निर्वात प्रदेश अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। 90 का जो है कि सी सही है। 91, कौन कथन सुमेलित नहीं है? तो कह रहे कि सी, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लेते हैं। फोहन, ये जो फोहन है उष्ण शुष्क हवाओं के एल्प पर नीचे की ओर बढ़ना। मिस्ट्रल एल्प में फ्रांस के ऊपर शीत हवा का बढ़ना। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के सहारे अनुभव किया जाता है शीतला पवन।
तो इस प्रकार ए बी डी सही है, सी नहीं सही है। 92 में कौन सा कथन सही है, मिलान करें तो करें कि बी 92 का। 3 का ये है, पाकिस्तान लू। 4 का बी है, सामुन ईरान। और 1 का सी, पश्चिमी अफ्रीका हरमटन। 2 का डी, पूर्वी यूगोस्लाविया जो है कि वो क्या है, 2 का डी है, बोरा। एक बार फिर देख लें, 3 का ए है, लू पाकिस्तान। 4 का बी है, जिसमें 4 का बी ईरान सामुन। और 1 का सी हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका। और 2 का डी बोरा पूर्व यूगोस्लाविया। 92 का बी सही है। फिर इसके बाद कथन कारण दे दिया है, कह रहे कि 93 में देखिए, 93 में डी सही है तो केवल इसका आर सही है, गलत है। तो आर देख रहे थे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात झंझावात की उत्कट सर्पिल घूर्णन से उत्पन्न मेघ शून्य चक्रवात से संबंधित नहीं है। फिर इसके बाद इसमें भी डी सही है तो केवल इसमें भी आर सही है, उसी देखते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल क्षेत्र अधिक है। क्वेश्चन नंबर 95 में इसका बी है, यार दोनों सही है, या आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तापजनित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोरालिस बल द्वारा विकसित होते हैं। 95 का बी। 96 का ए, उष्ण एवं ठंडी वायु राशि तो आपने देखा कि 95 का यार दोनों सही। उष्णकटिबंधीय ताप जनित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्र कोरियालिस बल द्वारा विकसित होता है। ठीक है, दोनों कथन जो है कि व्याख्या नहीं करता है आर ए का, तो इस प्रकार 95 के बी सही। 96 के दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है ए का। तो उष्ण ठंडी वायु राशि के बीच को सीमा अन्य विलोमता की तुलना में ढलुआ होती है। कोरियालिस बल इससे झुका होता है, तो इसके प्रकार से 96 का ए सही है। फिर इसके बाद 97 का सी सही है। सी में क्या है कि ए सही आर गलत है, तो वही देखते हैं। ग्रीनलैंड तथा अंटार्कटिका प्रदेश तापी प्रति चक्रवातों का स्थायी केंद्र है, यही सही है, जो गलत छोड़ देते। 98 वायदाब प्रवणता वायु की क्षैतिज गति का मूल कारण है। वायदाब में थोड़ा सा अंतर उसकी दिशा और वेग को परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार 88 का देखो, जो 97 का सी है, सी में क्या होता है कि ये सही और गलत है। जो ए सही है, उच्च अक्षांशों में मुक्त विकिरण के कारण उच्च दाब। इसमें क्या है, ये सही है तो गलत है, तो ये पढ़ लेते। ग्रीनलैंड अंटार्कटिका प्रदेश तापी प्रति चक्रवातों के अस्थायी केंद्र है, तो यही केवल सही है। 98 वायदाब प्रवणता वायु की क्षैतिज गति का मूल कारण है और वायदाब में थोड़ा सा अंतर उसकी दिशा और वेग को परिवर्तित कर देता है, तो आरे की सही व्याख्या। जब रुद्धोष्म दर शुष्क रुद्धोष्म दर ताद रुद्धोष्म दर के बीच वायुमंडल अस्थिर कही जाती है, तो इसका सी सही है, मतलब कि ये सही है, आर गलत है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। तो सी में ये सही आर गलत है। ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुमंडलीय दाब पाया जाता है, सही है, आर गलत। 101 में कह रहा है कि इसमें भी ये सही आर गलत है। वायु भार ढलान फ्रिक्शनल फोर्स तथा पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने में पवनों की दिशाओं का निर्धारण होता है। इसमें कह रहा है कि ये इसमें भी सही है, आर गलत है। एल नीनो जलधारा का प्रभाव भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर पड़ता है, ये भी सही है। 103 का बी है, तो क्या है इसमें जो है कि आर दोनों सही है और जो है कि आर एक ही सही व्याख्या है।
तो वायु शब्द उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब की ओर होता है, ये सही है। पवन की दिशा को कोरियोलिस बल प्रभावित करता है, तो आर ये दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं। 104 का सी, तो केवल इसमें ए सही है, आर गलत है। तो उसी को देख लेते जो सही है। उष्ण मरुस्थल निरपवाद रूप से व्यापारिक पवन की पट्टियों में महाद्वीपों के पश्चिम की तरफ पाए जाते हैं। उष्ण मरुस्थल निरपवाद के रूप से व्यापारिक पवन की पट्टियों में महाद्वीपों के पश्चिम की तरफ पाए जाते, यही सही है और गलत है। इसमें दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और विकास मुख्यतः समुद्र के ऊपर होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्षेत्र सीमित होता है, तो यार दोनों सही है, लेकिन यार एक सही व्याख्या नहीं करता। यार दोनों सही, यार एक सही व्याख्या करता है। उसको देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तापजनित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोरियोलिस बल द्वारा विकसित होता है, तो दोनों सही, सही व्याख्या नहीं करता। 108 का कह रहे हैं कि डी में, तो इसका मतलब कि आर सही है, ये गलत है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विभिन्न वायु राशियों के समागम से उत्पन्न होती है। 109 का देखते हैं, तो 109 में यार दोनों सही, यार एक सही है। आर्द्र रुद्धोष्म च्युत द्वारा शुष्क रुद्धोष्म च्युत दर से कम होती है। आर जब संघनन प्रारंभ होता है, तो संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु में मुक्त होती है, तो यार दोनों सही, यार एक सही है। 110 का देखते हैं, तो सी सही है, तो मतलब सी का मतलब ए सही, यार गलत है। तो वही जो सही उसको देखते हैं। दाब की परपाती प्रवणता सहित वायु के अति निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चक्रवात की उत्पत्ति होती है। दाब की प्रपाती प्रवणता सहित वायु के अति निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चक्रवात की उत्पत्ति होती है, केवल ए सही, यार गलत। बंगाल की खाड़ी पर चक्रवातों की विशिष्टता दक्षिणावर्त परिसंचरण है। उनका परिसंचरण दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल है, दोनों सही, यार एक सही व्याख्या। इसमें कह रहे हैं कि डी सही है, तो मतलब कि केवल आर सही, ये गलत है। जो सही उसको देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल क्षेत्र अधिक है, सही है। इसमें यार दोनों सही, सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर न्यूनतम सूर्य प्रकाश मिलता है, दोनों सही, यार एक सही व्याख्या। 14 का जो है कि डी में आर सही है, ये गलत है। हवाएं फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। हवाएं फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। 115 का सी, तो कह रहे हैं कि 15 सी अर्थात ये सही, यार गलत है। जो सही उसको देखते हैं। विश्व के पवन तंत्र को ध्यान में रखते हुए पछुआ हवाएं सामान्य रूप से 40 से 60 अंश अक्षांशों के बीच चलती है, यार गलत है। शीतोष्ण चक्रवात में हवाएं किनारे से उसके केंद्र की तरफ बहती हैं, तो इसमें सी मतलब ये सही, यार गलत है। फिर इसके बाद 117 का बी अर्थात यार दोनों सही, यार एक से व्याख्या नहीं करती हैं। जो सही उसको देखते हैं। स्थलीय हवाएं समुद्री हवाओं से कम शक्तिशाली होती है। रात्रि में दिन की अपेक्षा स्थल और जल का तापांतर कम होता है। इस प्रकार 117 का तो आपने देखा कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि 116 में क्या है ना कि शीतोष्ण चक्रवात में हवाएं किनारे से उसके केंद्र की तरफ बहती है और इस शीतोष्ण चक्रवात केंद्र में उच्च दाब होता है, तो इसमें ये सही, यार गलत है। 117 के देखते हैं। इसमें केवल बी है, तो यार दोनों से यार एक से व्याख्या नहीं करते। स्थलीय हवाएं समुद्री हवाओं से कम शक्तिशाली होती है। रात्रि में दिन की अपेक्षा स्थल और जल का तापांतर कम होता है। 118 का ए है, जिसमें ये सही है, यार दोनों सही है, आर एक से है।
जाड़ों की रात में ऊंची पहाड़ी की घाटियों में ठंड ऊंचे ढलानों की तुलना में ज़्यादा होती है। जाड़ों की रात में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की घाटियों में ठंड ऊंचे ढलानों की तुलना में ज़्यादा होती है। जाड़ों में ठंडी हवा ढलानों की तुलना में घाटियों में ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस पर ए आर दोनों सही और एक से 119 का बोल रहा है कि डी, तो अर्थात आर सही ए गलत है। व्यापारिक हवाएं नियमित पथ पर चलती हैं। फिर इसके बाद 120 का देखें तो 120 का ए सही है, जिसमें आर दोनों सही है। सागर स्तर पर वायुभार 113.2 मिलीबार रहता है। वायुभार मापने के लिए इनराइट बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यार एक ही सही व्याख्या। 121 का बी, यार दोनों सही है, यार एक से व्याख्या नहीं करता है। जो सही है देखते हैं। विषुवतीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन का विसरण होता है को अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र कहते हैं। RTC-Z समांतर मौसम विज्ञान संबंधी विषुवत वृत्त पर या उसके निकट स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यार दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या। आर ए यार दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर 122 के देखते हैं कि भारतीय मानसून एल नीनो द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये सही यार गलत है। जो सही है भारतीय मानसून, तो ये सही है 122 के। 123 का कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, तो कह रहे हैं कि ए आर दोनों से यार एक सही व्याख्या करता है। जेट धाराएं मौसम संबंधी घटनाओं जैसे कि चक्रवात, हरिकेन, टाइफून को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब जेट धाराएं सतह वायुतंत्र अथवा व्यवस्थाओं के साथ हस्तक्षेप करती है तो प्रचंड तूफान आता है। तो ए आर दोनों से यार एक सही व्याख्या करता है। अब जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। 2018 में पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो कह रहे यार दोनों सही, यार एक ही सही व्याख्या करते हैं। मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशों के पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाले निम्नदाब का समूह। अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है। अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है। तो इसलिए एक का बी सही, एक का बी सही है, यार दोनों से आर एक की सही व्याख्या नहीं करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा है, तो कह रहे कि ये गलत आर सही है। जो सही उसको देखते हैं। पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। तो दूसरा का डी सही है। जुलाई में पूछा गया कि कौन सा, इसमें कह रहे कि वायु राशि की स्थिरता अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रेडियो सांडेस। वायु राशि की स्थिरता स्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए रेडियो सांडेस उपकरण का प्रयोग किया है। तो वायु राशि की स्थिरता अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रेडियो सांडेस। तो हमने देखा कि 2018 में जो पूछा गया तीसरा क्वेश्चन कि वायु राशि की स्थिरता स्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए रेडियो सांडेस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 2017 में पूछा गया है, तो कह रहे कि यार दोनों सही, यार एक ही सही व्याख्या करता है। दक्षिणी गोलार्ध का अधो ध्रुवीय निम्नदाब करीब करीब सतत है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। तो इस प्रकार का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी यार दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करते। 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर अधिकांश पवन भूविक्षेपी अथवा करीब करीब भूविक्षेपी पथ पर चलती है। वायुमंडल की घर्षण परत जमीन से ऊपर लगभग 1000 मीटर तक ही रहती है। तो इस प्रकार यार दोनों सही, यार एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, यार दोनों से यार एक ही सही व्याख्या करता है। 5 का ये सही। फिर छठा है, कह रहे कि भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और वात का सही सतही घटकों का निम्नलिखित घटक क्रम निम्नलिखित कौन सा है। व्यापारिक पवन,
उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च दाब, और पश्चिमी हवा ध्रुवी पूर्वी हवा। तो हमने देखा कि छठा का जो है कि केवल डी सही है। व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च दाब पश्चिमी हवाएं, व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च दाब पश्चिमी हवाएं ध्रुवी पूर्व हवा। सातवां में कह रहे हैं कि ये सही है और गलत है, तो जो सही उसी को देखते हैं। व्यापारिक पवन प्रमुखतः पूर्व हवाएं होती हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन पृथ्वी की सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत है? तो 1.2 किलोग्राम मीटर घन। पृथ्वी की सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत 1.2 किलोग्राम मीटर घन होता है। तो इसमें जो है कि 8वां का बी सही है कि पृथ्वी की सतह पर वायु संहति घनत्व का सही औसत 1.2 किलोग्राम मीटर घन। निम्नलिखित विवरण में से कौन सा दाब घनत्वी शब्द का उपयुक्त विवरण है? दाब घनत्वी, समदाब रेखा और समलवण रेखा समांतर नहीं होते हैं। फिर इसके बाद जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है ऊपरी क्षोभमंडल में। जेट स्ट्रीम नामक पट्टी पाई जाती है ऊपरी क्षोभमंडल में। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक किससे संदर्भित करता है? तो एल नीनो के लिए अनुकूल दशा। तो इसमें कह रहे हैं कि 9वां का केवल डी सही है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है ऊपरी क्षोभमंडल में, 10 का सी सही है। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो एल नीनो के लिए अनुकूल दशा। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो करे ग्रही स्केल पछुआ हवा में तरंगे कौन सम्मिलित नहीं है? तो करे बी नहीं है। और जो माइक्रो स्केल विक्षोभ तो कह रहे कि 12वां का जो है निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ग्रही स्केल पछुआ हवा में तरंगे। तो अब जो है कि इसका देखिए 13वां, ध्रुवी जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे कि डी यही सही नहीं है। जो सही है, ये ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तर की ओर होता है ध्रुवी जेट स्ट्रीम, और ये पृष्ठीय झंझावात के परिणाम स्वरूप से ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। तो ठीक है, तो 13 का डी सही नहीं है। 14, जब चिनूक बात पर्वतीय श्रृंखला की प्रति पावन ढाल से आती है तो कह रहे कि इसमें 1 2 दोनों गलत है। जब गलत है तो इसको नहीं देखते हैं, जो सही उसी को देखते हैं। कोरियालिस बल के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी, जो सही उसको देखते हैं। ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है। ये ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है कोरियालिस बल। यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। प्रत्यक्ष बल से घर्षण बल से संबंधित है। 15 का डी यही सही नहीं और बाकी सब नहीं। 16 में कह रहे हैं कि ये सही और गलत है। जो सही उसको देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जीवन अवधि 1 सप्ताह होती है। 17 में कह रहे हैं कि क्या आवश्यक है? विषुवतीय पछुआ हवाओं के बनने में क्या आवश्यक है? तो ये ध्रुवों की ओर ट्रेड विंड बेल्ट का विस्थापन होना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शीत पवन है? तो बोरा। स्थानीय शीत पवन है बोरा। औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? तो 6 किलो। औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है 6 किलोमीटर पर।
औसत समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? 6 किलोमीटर। 20 है कि वातागरी अवदाब का सामान्य जीवन चक्र का सही पहचान कीजिए। 4 से 5। जो वातागरी अवदाब का सामान्य जीवन चक्र 4 से 5 दिन। जॉर्ज हैडल द्वारा प्रतिपादित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच तापमान में अंतर का होना। फिर इसके बाद 22 में है, तो कह रहे कि मौसमविद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से के अनुसार 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तो पवन वेग, निम्नलिखित में से किससे हवा की अस्थिरता में वृद्धि नहीं होती है? सूर्यास्त के बाद पृथ्वी के सतह का विकिरण शीतलन, जो है कि वृद्धि नहीं होती है। तो कह रहे कि यही सही, वृद्धि नहीं होती है, हवा की अस्थिरता में वृद्धि नहीं होती है। तो सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के विकिरण शीतलन से। फिर इसके बाद 24 में है कि पछुआ हवा और व्यापारिक हवा किन हवाओं के लिए उदाहरण है? तो मैक्रो स्केल, पछुआ हवा, व्यापारिक हवा मैक्रो स्केल हवा के उदाहरण हैं। तो इसमें कह रहे कि देखिए जो है पछुआ हवा और व्यापारिक हवा किन हवाओं के उदाहरण है? पछुआ, व्यापारिक हवा, मैक्रो स्केल। पृथ्वी पर एकमात्र वास्तविक रूप से अनवरत दाब कटिबंध है दक्षिणी गोलार्ध उपध्रुवीय निम्न। कौन 2 वैश्विक पवन उपोष्ण हवाएं से उत्पन्न होते हैं? तो व्यापारिक पवन और पछुआ हवाएं। 2 वैश्विक पवन उपोष्ण हवाएं से उत्पन्न होते हैं, तो व्यापारिक पवन और पछुआ हवाएं। 27 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है? तो वर्षा। 28 में विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है? व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय पवन। सुमेलित करना है, तो सुमेलित में है डी, जिसमें 4 का ए है। 4 का क्या है? 4 का जो है कौन सा सही है? तो कह रहे हैं कि 29 का बी सही है, 3 का ए है। राजस्थान मरुस्थल लू, 4 का जो है कि बी है। खमसीन मिस्र है, 1 का सी है। और राकी चिनूक में है, 2 का डी आल्प्स फान में है। तो इस प्रकार से 29 का बी सही है, 3 का ए है। राजस्थान मरुस्थल लू, 4 का बी है। तो मिस्र खमसीन, 1 का सी है। राकी चिनूक और 2 का डी आल्प्स फान। तो इस प्रकार 29 का बी सही है। 30 में कह रहा है कि इसमें भी मिलान करना है, तो 30 का इसमें जो मिलान किया वो बी है, 3 का ए है। तूफानी चलीसा पश्चिमी पवन, 4 का बी है। विस्वती पट्टी डोलड्रम है, 1 का सी है। व्यापारिक हवा तथा पश्चिमी हवा के बीच जो है कि हर्ष चांस और 2 का डी है। तो इसमें मानसून मौसमी हवा है। जी जर्कनेज का मॉडल किससे संबंधित? मध्य अक्षांश चक्रवात। जो वी बर्कनेज का मॉडल मध्य अक्षांश चक्रवात के उद्भव से संबंधित है। फिर इसके बाद 32 का निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सी सही नहीं, और बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। शीत वताग्र त्रिकोणीय वृत्तों द्वारा निर्धारित होता है, उष्ण वताग्र अर्धवृत्तों द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो चुंबकत्व। पवन को प्रभावित करने वाला कारक चुंबकत्व है। पछुआ हवाएं किसका उदाहरण है? जो पछुआ हवाएं हैं समष्टि वायुमंडलीय गतियां का उदाहरण है। तो इस प्रकार आज थोड़ी लेंदी हो गया, लंबा, लेकिन इसको 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा।
क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और रिवीजन मस्ट है, तो इसलिए आप लोग इसी तरह याद करते रहें। धन्यवाद।